गाइस फिजिक्स के साथ साथ आपको बायोलॉजी भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाती है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप बायोलॉजी में सिली मिस्टेक्स करके अपने मार्क्स गंवा रहे हो तो मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप फ्री क्लासेस की मदद से अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो और इन फ्री क्लासेस के पीडीएफ्स मैं आपको टेलीग्राम पर देता हूँ, तो आप वहाँ से भी बढ़ा सकते हो। मेरी फ्री क्लासेस होती है दोपहर 3 बजे और रात को 12 बजे ऑन अकेडमी। अगर आप पहली बार आ रहे हो, नीचे आप प्रोफाइल पे जाइए और स्पेशल क्लासेस का सेगमेंट चेक करिएगा, यू विल डेफिनेटली लव द क्लासेस। और अगर आपको क्लासेस पसंद आती है तो आप फ्री क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हो रात 12 बजे हमारे साथ, जहाँ पे जिस टाइम बच्चे आपके जो फ्रेंड्स होंगे कुछ और इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे लगे होंगे, उस टाइम पे आप क्वेश्चन कर रहे होगे, तो एक परफेक्ट ड्रिल शायद आपके रिजल्ट्स को बहुत 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 बढ़िया बना सकती है। तो वेट मत करिए, अपॉर्चुनिटी का ग्रैब करिए, अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। और हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस की कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जिससे नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं और डेफिनेटली अपकमिंग एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आने का पूरे प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ये वीडियो मिस्टर मेडिको चैनल पर देख रहे हो यूट्यूब पर, तो सब्सक्राइब नहीं किया अगर आपने अभी तक हमारा चैनल, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। मतलब अल्टीमेटली बायोटेक्नोलॉजी का काम क्या है कि भाई कुछ ऐसी टेक्निक बनाना या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाना जो इंसानों को फायदा पहुंचाए। सीधी बात, इंसानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए आप क्या कर रहे हो, ऑर्गेनिज़म्स को मॉडिफ़ाई कर रहे हो, उनसे जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, उससे हमारा ही भला हो रहा है। ईएफबी का मीनिंग क्या हो जाता है? ईएफबी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये एक संस्था, इसने एक डेफिनेशन दी बायोटेक्नोलॉजी की, जिसमें बोला गया कि ट्रेडिशनल व्यू भी रखा जा रहा है और मॉडर्न व्यू। तो इनका जो डेफिनेशन है वो बायोटेक्नोलॉजी का ट्रेडिशनल व्यू और मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी दोनों को कवर करता है इनका डेफिनेशन। The techniques of genetic engineering include creation of recombinant DNA molecule by use of gene cloning and gene transfer. अल्टीमेटली आपको समझ आ रहा है, जीन को क्लोन करना पड़ेगा और उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए इज कॉल्ड एज क्लोनिंग। मतलब किसी भी डीएनए को लेकर अगर आप उसकी मल्टीपल कॉपीज बना रहे हो तो उसको क्लोनिंग बोला जा रहा है। ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरिया इज नेम्ड प्लाज्मिड। तो क्वेश्चन आ जाता है प्लाज्मिड के फीचर्स में, और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि प्लाज्मिड का कौन सा फीचर नहीं है। उसमें ऑप्शन दिया गया था सिंगल स्ट्रैंडेड, बट आपको पता चल रहा है यहाँ पे ये क्या है, सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और ये ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग है, मतलब खुद ही ये रेप्लिकेट कर सकता है। अब ये रेप्लिकेट क्यों कर सकता है? बिकॉज इसके पास ओरी साइट है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि व्हाट इज ओरी साइट। द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज मेड बाय लिंकिंग द जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विद द नेटिव प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था उसमें किसका प्लाज्मिड यूज हुआ था, तो आंसर इज नेटिव प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ओके, किन साइंटिस्ट का रोल था, तो कोहेन और बॉयर मेड द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इन 1972। अगेन एक इंपॉर्टेंट डेट आ गया। मॉलिक्यूलर सीजर इन आर डीएनए टेक्नोलॉजी आर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। याद रखिएगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को मॉलिक्यूलर सीजर या मॉलिक्यूलर स्कैल्पेल भी बोलते हैं। डीएनए लाइगेज एंजाइम एक्ट्स ऑन डाइजेस्टेड डीएनए मॉलिक्यूल एंड जॉइंस देयर एंड। तो देखो डीएनए लाइगेज क्या कर रहा है, ग्लू के जैसा काम कर रहा है, तो डीएनए लाइगेज को मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोला जाता है। और ये एंड टू एंड देखो इसको ज्वाइन कर रहे हैं डीएनए को, है ना। अल्टीमेटली डीएनए को ज्वाइन कौन कर रहा है, डीएनए लाइगेज कर रहा है। डीएनए को क्लीव कौन कर रहा है, मतलब कट कौन कर रहा है, तो आंसर है तुम्हारा डीएनए को कट कर रहा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो उसको मॉलिक्यूलर सीजर बोला जा रहा है। The two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli are restriction endonuclease and methylase enzyme. Okay, methylase क्या काम करता होगा? methylase जो बैक्टीरिया का खुद का डीएनए उसको बचा के रखता होगा फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ओके नाउ, और ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये क्या काम करता होगा, ये जो वायरस है ना बैक्टीरियोफेज, इसके डीएनए को जाके कट कर देता है। पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो डिस्कवर हुआ था उसको बोलते हैं हिंद 2। अब ये हिंद 2 किससे मिला था, इसमें HIN लिखा है, हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजी से मिला था। ठीक है, तो H और IN आप समझ रहे हो कि यहाँ पे जो फर्स्ट है इसको ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को, उसके बाद स्पीसीज आ जा रही है, तो हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजी। ओके, के बाद जो हो जाता है वो स्ट्रेन के लिए आता है, उसके बाद जो नंबर हो जाता है दैट इज बेसिकली सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन। आज 900 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स
आइसोलेटेड किए जा चुके हैं फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग टू ए लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड एज न्यूक्लियेजेस। ओके, तो न्यूक्लियेजेस दो प्रकार के हो जा रहे हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्या आता है, डीएनए के मॉलिक्यूल, डीएनए का जो है ना फ्रैगमेंट, उसके अंदर से कट मार रहा है, और एक्सोन्यूक्लियस साइड से कट मार रहा है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि आउटसाइड से जो कटिंग मार रहा है वो बेसिकली एक्सोन्यूक्लियस हो जा रहा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सोन्यूक्लियस रिमूव a nucleotide from the end of the DNA, whereas endonuclease make cuts at specific point within the DNA. Restriction endonuclease cut each of the two strand of double helix at specific point in their sugar phosphate backbone. तो important question आ जाता है कौन से बॉन्ड को काट रहा है, तो आप कौन से बॉन्ड को काट रहा है आप देख पा रहे हो, शुगर फॉस्फेट बैकबोन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है शुगर फॉस्फेट वाला, उसको कट मार रहा है। अगर आपको ये वाला पीडीएफ पसंद आ रहा है तो आप टेलीग्राम पे हमारे चैनल पर जाके डाउनलोड कर सकते हो। चैनल का नाम है @सौरभ लाइव। जब आप सर्च करोगे मिस्टर मेडिको नाम का चैनल दिखेगा, तो सर्च आईडी को इजी बनाने के लिए सौरभ लाइव लिखा है। ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइजेज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डीएनए। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते किसको है, ऐसा सीक्वेंस जिसको आप आगे से और पीछे से पढ़ो सेम है। मतलब अगर आप 5 to 3 प्राइम पढ़ रहे हो इस स्ट्रैंड में और इस स्ट्रैंड में, दोनों स्ट्रैंड में 5 to 3 प्राइम सेम ही लिखा गया है। जैसे GAATTC और यहाँ लिखा है GAATTC, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे 5 to 3 पढ़ो या ऊपर पढ़ो 5 to 3 सेम है दोनों में, है ना। तो इसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। आइए हम लोग आगे और कवर कर लेते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर रहा होगा, ओके, व्हेन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द डीएनए स्ट्रैंड away from the center of the palindromic site, it produces overhanging stretches known as sticky end। क्या बना रहे, sticky end या फिर staggered end बना रहे, लिख लीजिएगा। The DNA fragment can be separated by a technique known as gel electrophoresis based on size। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है साइज के ऊपर बेस करके सेपरेट किया जाता है। डीएनए फ्रैगमेंट नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, तो दे मूव टुवर्ड द एनोड, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, तो ये एनोड के तरफ जाते हैं अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द मैट्रिक्स इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसमें जो मैट्रिक्स जो हो जाता है ना, मैट्रिक्स यूज किया गया है वो बेसिकली एगरोज है, जो नेचुरल पॉलीमर है सीवीड से एक्सट्रैक्ट किया गया। द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट इन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को देखा कैसे जा सकता है, जब आप कंपाउंड यूज करते हो इथीडियम ब्रोमाइड ETBr और यूवी रेज से एक्सपोज करते हो, तो ये जो इथीडियम ब्रोमाइड है ना वो ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखने लगता है। तो यहाँ पे ये लिखा गया और यहाँ से बहुत बार MCQ पूछा गया है, तो काइंडली रिमेंबर दिस। The process wherein the separated band of DNA in the gel electrophoresis are cut out from the agarose gel and extracted from this gel piece is called as elution। क्वेश्चन आएगा कि जब आप जेल से कटिंग आउट कर रहे हो तो उसको क्या बोल रहे हैं, इल्यूशन बोल रहे हैं, याद रखिएगा। ओरिसाइट इज a sequence from where application starts and any piece of DNA when linked to this sequence can be made to replicate within the host cell। याद रखिएगा वही पीस ऑफ डीएनए रेप्लिकेट करेगा जिसके पास ओरिसाइट होगा या वो उससे लिंक्ड होगा, है ना। Transformation is the procedure through which a piece of DNA introduced into host bacterium। तो अगर डीएनए को आपको इंट्रोड्यूस करवाना है किसी बैक्टीरिया के अंदर, तो ये जो इंट्रोडक्शन हो रहा है ना, इंट्रोडक्शन, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, व्हेन PBr322 वेक्टर, PBr का मीनिंग यहाँ से क्वेश्चन आया है, प्लाज्मिड ऑफ बॉलिवियर एंड रॉड्रिग्वेज। तो ये साइंटिस्ट के नाम है, याद रखिएगा। तो जब PBr322 यूज किया गया था, इसमें क्या किया गया है, द ट्रांसफॉर्मिंग मॉलिक्यूल जब बना रहे हो ना, ट्रांसफॉर्मिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मॉलिक्यूल, तो आप BAM-H1 अगर आप यूज कर रहे हो, ठीक है, क्या यूज किया, BAM-H1 एज रेस्ट्रिक्शन साइट। द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज tetracycline resistance due to insertion of foreign DNA but can be selected from non-recombinants by plating the transformants on tetracycline containing medium। इसका मीनिंग क्या हो जाता है, इसका मीनिंग बहुत सिंपल है। जो PBr322 प्लाज्मिड है ना, उसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट एक साइट थी, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट मतलब कि अगर ये वाला प्लाज्मिड किसी बैक्टीरिया में डला हुआ और उसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट है, मतलब अगर आप उस बैक्टीरिया को टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो करोगे ना, तो वो आराम से ग्रो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। अब ये जो BAM-H1 है ना, ये है क्या, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है BAM-H1। जब तुमने इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज किया तो ये क्या करता है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को कट कर दिया, इसको कट करके एक फॉरेन डीएनए अंदर इंसर्ट कर दिया। तो आप खुद सोचिए, अब तो टेट्रासाइक्लिन जो है आपका रेजिस्टेंट साइट वो लॉस्ट हो गया। मतलब अब तुम ऐसे प्लाज्मिड कंटेनिंग बैक्टीरिया को अगर तुम ग्रो करना चाहोगे टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में, तो वो ग्रो होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है। तो क्या पता चलेगा, वही
वही डीएनए, वही प्लाज्मिड क्या बना है, रिकॉम्बिनेंट बना है, जो टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो नहीं कर रहा है। ओके, क्यों? तभी तो ना, देखिए अगर टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो कर जाता तो फॉरेन डीएनए तो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ ना। फॉरेन डीएनए एक्सेप्ट कहाँ हो रहा था? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट पे, वो कट करके वहां पे चिपका दे रहा था फॉरेन डीएनए ना। आइए कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे व्हेन ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस, example the coding sequence of enzyme beta galactosidase, it result in inactivation of the genes for the synthesis of this enzyme, which is referred to as insertional inactivation। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे डायरेक्ट, आपसे पूछा जाता है एंजाइम का नाम क्या है, तो आप बोलोगे बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इसको ब्लू वाइट स्क्रीनिंग भी बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या है मैं आपको अभी समझा देता हूँ। जो यहाँ पे नॉन रिकॉम्बिनेंट है ना, नॉन रिकॉम्बिनेंट जो एक्सेप्ट ही नहीं किया, वो ब्लू कलर की दिखेंगी, ठीक है। और जो एक्सेप्ट कर लिया होगा फॉरेन, तुम्हारे फॉरेन जीन को, तो वो कलरलेस कॉलोनीज बनाएंगी। देखिए यहाँ पे आपके सामने लिखा है, इन केस ऑफ अनसक्सेसफुल, ये तो आप देख पा रहे हो, इन केस ऑफ अनसक्सेसफुल इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ कोडिंग सीक्वेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, द प्रेजेंस ऑफ क्रोमाजेनिक सब्सटेंस गिव्स ए ब्लू कलर्ड कॉलोनी। मतलब क्या हुआ कि जो ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुए, जिसके अंदर एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, वो ब्लू कलर दिखाएंगे, और जिनके अंदर एक्सेप्ट हो जाता है वो कलरलेस हो जाता है। तो रिकॉम्बिनेंट वाले कलरलेस होते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप खाली एक लाइन याद रखिए, रिकॉम्बिनेंट वाले कलरलेस होते हैं और नॉन रिकॉम्बिनेंट जो होंगे वो ब्लू कलर होंगे। ओके, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस ए पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकॉट। यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है, ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है ना, ये पैथोजन कौन से प्लांट्स का है? डाइकॉट प्लांट्स का, याद रखिएगा। okay, is able to deliver a piece of DNA called tDNA to transform normal plant cell into tumor। यहाँ से एक सवाल आ जाता है, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट, क्या हो जाएगा आंसर? तो आंसर आ जाएगा, लिख लीजिएगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ओके, अगर आप यूट्यूब चैनल मिस्टर मेडिको पे वीडियो देख रहे हो देन दैट्स वेल एंड गुड, नहीं देख रहे हो तो जाके आप और भी वीडियोस मैं बनाया हूँ, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। Since DNA is hydrophilic molecule, it cannot pass through cell membrane। very 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 important line, 3 स्टार लगा लीजिएगा। तो डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, इसीलिए वो मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाता। क्यों? बिकॉज आपको पता है मेम्ब्रेन लिपिड से बना है, एंड लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ओके, बैक्टीरियल सेल कैन बी मेड टू टेक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय इंक्यूबेटिंग देम विद द आइस कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड फॉलोड बाय हीट शॉक एट 42 डिग्री सेल्सियस एंड देन अगेन पुटिंग देम ऑन द आइस। तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हो आप इसमें? हीट शॉक मेथड दे रहे हो, पहले ठंडा फिर गर्म फिर ठंडा, ये वाली कहानी चल रही है क्या? एकदम ऐसी कहानी चल रही है। और यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा आयन यूज किया आपने? कैल्शियम क्लोराइड किया है, कितना डिग्री यूज है, कितना डिग्री? 42 डिग्री सेल्सियस। अब एक माइक्रो इंजेक्शन मेथड आता है जिसमें आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली कहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। तो क्वेश्चन आएगा आपके लिए यहाँ पे कि एनिमल सेल के लिए आप कौन सा डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हो? तो माइक्रो इंजेक्शन मेथड। ये डायरेक्ट ही है ना, इसमें तो कोई वेक्टर यूज नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। और कहाँ पे इंजेक्ट करो? डायरेक्टली इनटू द न्यूक्लियस। इन द बायोलिस्टिक या फिर जीन गन मेथड, प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल के लिए वेक्टरलेस एक मेथड बताइए, ठीक है। तो आंसर आपका जीन गन मेथड हो जाता है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, देखिएगा ध्यान से, प्लांट सेल आर बॉम्बार्डेड विथ हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विथ डीएनए। तो क्वेश्चन आ जाएगा कौन सा मेटल यूज किया जाता है, गोल्ड या फिर टंगस्टन। ओके, लाइसोजाइम कैन ऑल्सो यूज टू बी ब्रेक। बेसिकली लाइसोजाइम को यूज कर सकते हो आप यहाँ पे ब्रेक करने बैक्टीरियल सेल को। आपको पता है ना, लाइसोजाइम जो हो जाते हैं टीयर्स में प्रेजेंट होते हैं, वो ब्रेक कर देते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल बेसिकली। तो लिखा है यहाँ पे बैक्टीरियल सेल सेलुलेज टू ब्रेक, क्या लिखा है यहाँ पे? प्लांट सेल चाइटिनेज फॉर फंगल सेल। तो याद रखिएगा, बेसिकली सेल वॉल को अगर आपको ब्रेक करना है, सेलुलर सेल क्या बोलते हैं ना हम लोग यहाँ पे, सेलुलोजिक सेल वॉल होता है प्लांट का, तो सेलुलेज डालेंगे तो ब्रेक हो जाएगा प्लांट का। फंगस का अगर आपको सेल वॉल को ब्रेक करना है तो आप चाइटिनेज यूज करोगे, क्योंकि फंगस का सेल वॉल चाइटिन से बना है। पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बेसिकली ये जो रिएक्शन है दिस इज यूज फॉर एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी हम लोग आगे और कवर कर लेंगे, ठीक है। प्राइमर यूज्ड इन पीसीआर आर स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए। अब यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है वो थर्मोस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है दैट इज बेसिकली 72 डिग्री सेल्सियस। तो इतना हाई डिग्री पे भी ये काम कर सकता है। तो ये किस बैक्टीरिया से निकलता है? उसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। तो इसी कारण इस डीएनए पॉलीमरेज को टैक पॉलीमरेज भी बोलते हैं। नाउ व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन? यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इफ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन
is expressed in a heterologous host, it is called recombinant protein. बहुत बार सवाल आया हुआ है यहाँ से, आपको लाइन दे देगा और it is called dash, तो वहाँ पे ऑप्शन में recombinant protein करिएगा. Okay. In a continuous culture system, the used medium is drained out from one side while fresh medium is added from the other to maintain the cells in a log या फिर exponential phase. Okay, basically एक ही मीनिंग हो जा रही है ना. Bioreactors are used for large volume 100 से 1000 लीटर of culture and provide optimal condition for achieving desired product. कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है इसमें वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन. द मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर इज स्टिरर टाइप बायोरिएक्टर. क्वेश्चन आ गया. ओके, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है स्टिरर वाला क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब क्यों यूज किया जाता है. बिकॉज यहाँ पे लाइन लिख दिया गया है, द स्टिरर इन द स्टर टैंक बायोरिएक्टर फैसिलिटेट्स इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन सप्लाई थ्रू आउट द बायोरिएक्टर. अब आप बोलोगे क्वेश्चन कहाँ से दिया गया, कंटिन्यूअस ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर. क्वेश्चन यहाँ से आया था. द स्पार्क्ड स्टिरर रिएक्टर, बेसिकली स्पार्क्ड वाले में क्या हो जाता है, स्पार्क्ड स्टर्ड में स्टेराइल एयर बबल इंक्रीजेस द एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर. याद रखिएगा स्पार्क्ड में क्या कहानी होती है. द बायोरिएक्टर हैव सैम्पलिंग पोर्ट्स सो दैट द स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर कैन बी विथड्रॉन पीरियडिकली और टेस्ट कर पाओ कैसा बन रहा प्रोडक्ट, राइट. After the biosynthetic stage of fermentation, further process includes separation and purification, which are collectively called as downstream processing. सीधी बात क्वेश्चन क्या आएगा भैया वो बताओ आप यहाँ से. व्हाट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. तो अल्टीमेटली डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में दो स्टेप आ रहे हैं, क्या, सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन. यहाँ से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है. द पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस फॉर इको आर1. इको आर1 को आप समझ लीजिएगा, यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन आता है इको आर1 में ई फॉर इस्करेसिया कोलाई, आर फॉर स्ट्रेन आ जा रहा है. अगर आपको याद है RY13 पढ़ा है क्या आपने. और ये जो नंबर दिया गया है बेसिकली रोमन वाला, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन. और यहाँ पे लिख दिया गया पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस आइडेंटिफाई, ये किसको कर रहा है, GATTC. एक और सवाल आ जाता है, जो हिंद 2 था ना, वो कितने बेस पेयर को स्पेसिफाई करता है, मतलब कितने बेस पेयर को आइडेंटिफाई करता है. आंसर 6 बेस पेयर होगा उसका भी, याद रखिएगा. तो आई गेस मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी पॉइंट्स कवर किए. गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप काइंडली 2 बच्चों या 3 बच्चों तक शेयर किया करें, जिससे कि हम चैनल पे और वीडियो अपलोड कर पाएं. थैंक यू सो मच. टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग.